Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Mansoor Ahmed and I welcome you in your course Differential Equations. Today is the second lecture of our course. Before the formal start of the course, I revise the summary of the last lecture. What we have done in our last lecture. First of all, we gave some motivation and introduction to this course कि हमें ये कोर्स हम लोग क्यों ये कोर्स पढ़ते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या और इसके बारे में क्या अहम चीज़ें हैं जो या अहम एप्लीकेशंस हैं जो हमने डिस्कस की मुख्तलिफ फील्ड ऑफ साइंस के अंदर। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया कि कौन से मेन टॉपिक्स जो हैं वो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात की डिफरेंशियल इक्वेशंस के। उनमें पहला सवाल था कि व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसकी क्लासिफिकेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्लासिफिकेशन तीन तरह से हमने पढ़ी। एक क्लासिफिकेशन बाय टाइप, एक क्लासिफिकेशन बाय ऑर्डर, और फिर हमने डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ी, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन बाय लिनियरिटी पढ़ी। तो बाय टाइप में दो टाइप्स थी, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आपको याद होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेते हैं। या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इसी तरह जो पीडीई होती है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह हमने डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात भी की, फिर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू लिनियरिटी जब बात की, तो दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। तो लास्ट लेक्चर में हम इस पे बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो बात पढ़ने जा रहे हैं ब्रीफली मैं पहले वो बता देता हूं और फिर हम फॉर्मली अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ सॉल्यूशन होता क्या है, फिर आगे उसकी टाइप्स हैं कुछ, उस पे बात करेंगे। मेथड्स या सॉल्व कैसे करते हैं ये इससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं जी कि हमारी पहली जो डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन ऑफ एनओडी, सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि एनी फंक्शन फाई डिफाइंड ऑन एन इंटरवल एंड पोजेसिंग एट लीस्ट n derivatives that are continuous on I, which when substituted into an nth order ordinary differential equation reduces the equation to an identity, is said to be a solution of the equation on the interval. तो अगर मैं इसको सादा अल्फाज में बात करूं तो बेसिकली सॉल्यूशन कोई ऐसा फंक्शन होता है जो किसी इंटरवल पे डिफाइंड होता है। याद रखें जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे ना तो साथ इंटरवल का तज़किरा भी है, इस पे मैं बाद में आता हूं। तो पहले हम सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं कि सॉल्यूशन एक्चुअली ऐसा फंक्शन होता है जो उस इक्वेशन में अलॉन्ग विद दिस डेरिवेटिव, चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व होते हैं ना, तो जब हम डेरिवेटिव
और उस फंक्शन, जहां फंक्शन हो वहां फंक्शन, और जहां डेरिवेटिव्स हों, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो वो उसमें अगर सब्स्टिट्यूट करें तो वो इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम कहेंगे वो फंक्शन जो है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहां एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है, तो उसमें सॉल्यूशन से मुराद क्या है कि देखिए, ये हम देख सकते हैं कि f of x, phi of x, phi dash f of x is equal to 0 for all x in I, which is the interval. इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी है, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लास्ट लेक्चर में आपने ये नोटेशन पढ़ी है कि हम नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी तरह से लिखते हैं, एफ एक्स वाई, वाई डैश एंड वाई एन डैश, ये nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का तरीका, लिहाजा इसके सोल्यूशन के लिए भी उसी नोटेशन को यूज किया गया है। However, for convenience we write the solution as, यहाँ तो हमने फाई की मदद से डेफिनेशन लिखी है, ताहम जनरली जो सोल्यूशन है उसको y ऑफ x की शक्ल में लिखा जाता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना जरूरी है कि इसमें फाई के लिए कहा गया कि वो किसी इंटरवल पे डिफाइंड हो। तो यहां इंटरवल से मुराद क्या है? इस इंटरवल को कहते हैं कि दिस आई इन डेफिनेशन, द इंटरवल आई इन द डेफिनेशन इज कॉल्ड एज इंटरवल ऑफ डेफिनेशन और एग्जिस्टेंस or validity are the domain of the solution। तीन यानी चार नोटेशन, कोई इनमें से एक चीज यूज की जा सकती है। डेफिनेशन इंटरवल भी कह सकते हैं, या इंटरवल ऑफ डेफिनेशन, एग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं, और वैलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या डोमेन ऑफ द सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो हम इसकी पे फर्दर एक दफा बात करेंगे, अभी मैं इससे आगे मूव कर रहा हूं। इंटरवल के हवाले से ना, ये जो हमने कह रहे हैं जी कि एग्जिस्टेंस, वैलिडिटी और डोमेन या डेफिनेशन, इसको मैं एक दफा फिर इस पे आऊंगा और आपसे बात करूंगा। अब हम आगे चलते हैं जी कि हम वेरीफाई कैसे करते हैं कि सॉल्यूशन, ये कोई फंक्शन सॉल्यूशन है। आप सपोज कीजिए कि मेरे पास इस वक्त एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू एक्स वाई पावर 1/2, और फिर कहा है जी कि आप वेरीफाई कीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 4/16 जो है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस नॉन लीनियर इक्वेशन। तो मैं आपके लिए ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये यहां करता हूं ताकि आपको ये बात वाज़ेह हो जाए, समझ आ जाए कि ये काम हमने कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं, dy by dx माइनस एक्स वाई पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। अब आप नोट कीजिए, हमें वेरीफाई करना है कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 4/16 इज द सोल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन। तो सो y, अब आप देखिए तो इक्वेशन में एक तो y की पावर है 1/2 इन्वॉल्व है, और दूसरा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेता हूं। तो देखिए जी, y हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स पावर 4/16। मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, dy by dx this is equal to 1/16 into 4x power 3। आई होप कि आपको डेरिवेटिव्स अच्छी तरह आते हैं। तो ये इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, लिहाजा अब इसकी वैल्यू बन गई 4/16 से कैंसिल होके, तो ये बनेगा 1/4 x पावर 3। नाउ आई ऑल्सो नीड y पावर 1/2, तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज y पावर 1/2, राइट साइड पे हमारे पास है x पावर 4/16 y पावर 1/2।
सो दिस इंप्लाइज हमें यहां से y की पावर 1/2 क्या मिल गया जी, x square over 4. Now I substitute these two values. What? dy by dx, this value, and this value y power in the equation. So I will get 1/4. ये किसकी वैल्यू है जी, ये है हमारे पास dy by dx की वैल्यू माइनस x टाइम्स हमारे पास देखिए तो क्या है जी, y पावर x 1/2 की वैल्यू ये है x स्क्वायर ओवर 4. दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज, आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज ये और ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगी. तो दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स ये जो अभी आया कहते हैं इस आइडेंटिकली 0 आ गई है ये इक्वेशन. इसका मतलब ये हुआ कि इस y ने जो y इज इक्वल टू एक्स पावर 4/16 वैल्यू ने इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है. तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 4/16 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. अच्छा, यहां एक और बात अभी आप देख रहे हैं कि लिखा है जी कि ये सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है. तो आप गौर कीजिए कि ये देखें हमारे पास असल में सोल्यूशन ये है y इज इक्वल टू एक्स पावर 4/16. तो जैसे आप फंक्शन में डोमेन फाइंड, आपने ये काम कैलकुलस में फाइंड किया है कि डोमेन फाइंड करना सीखी है आपने कि फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड करते हैं. तो आप देखिए तो y इज इक्वल टू एक्स पावर 4/16 अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है, या ये जो y इज इक्वल टू एक्स पावर 4/16 लिखा है इसकी डोमेन क्या है. तो क्लियरली ये हर रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है. x की कोई भी रियल वैल्यू हो, ये फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स पावर 4/16 डिफाइंड है. लिहाजा इसकी डोमेन क्या हुई, इसकी डोमेन हो गई जनाब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आर होल सेट ऑफ रियल नंबर. नॉर्मली हम इनको जो है इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं. तो वो जो इंटरवल की बात हुई थी सॉल्यूशन की डेफिनेशन में, मेरा ख्याल है अब आपको वो भी क्लियर हो चुकी होगी कि हमारा वहां इंटरवल से मुराद क्या है. अब हम अगले प्रॉब्लम पे जाते हैं कि यहां फिर एक और चीज नोट करने की है. हमने जब अभी वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया तो हमने इक्वेशन जो थी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको इस फॉर्म में लिखा dy by dx माइनस एक्स वाई पावर 1/2 इज इक्वल टू 0. अब आप देखिए तो अगर y इसमें मैं y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्या है जी डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by dx माइनस एक्स वाई पावर 1/2 इज इक्वल टू 0. तो dy by dx क्या होगा, दैट वुड बी 0 एंड y पावर 1/2 क्या होगा, दैट इज आल्सो 0. सो इट मींस दिस इज 0 minus 0, this is equal to 0, so this is 0 is equal to 0. It means y is equal to 0 has identically satisfied this equation. So y is equal to 0 is also the solution of this differential equation. So this solution is normally called as trivial solution. बिल्कुल वाज़ेह हो, जिसमें कोई देखने की जरूरत ही ना हो, ट्रिवियल है सोल्यूशन, ट्रिवियल है. तो ऐसे सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं. और याद रखिएगा ये नॉर्मली होमोजीनियस इक्वेशन के लिए होता है. मैंने लास्ट लेक्चर में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की बात भी की थी आपसे, याद है ना आपको. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसके लिए y इज इक्वल टू 0 वुड बी द ट्रिवियल सोल्यूशन. तो मैंने आपके साथ एक और बात शेयर की है
पहले हमने देखा सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें इंटरवल ऑफ सॉल्यूशन की क्या किसे कहते हैं, उस पर भी डिस्कस कर लिया हमने। और एक और टर्मिनोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस की, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ये ट्रिवियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है ये किसके लिए होता है, होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए होता है। जैसे आपके पास एक लीनियर अलजेब्रा में भी या लीनियर इक्वेशंस के लिए भी इस तरह का कॉन्सेप्ट मौजूद है। फॉर एग्जांपल x1 x2 ये भी एक होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं x1 की जगह भी 0 रखूं और प्लस x2 की जगह भी 0 रखूं तो 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट यहां डिफरेंशियल इक्वेशंस में एनालॉगस, बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट यहां भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट यहां भी मौजूद है जी। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है कि हमने वेरीफाई करना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आर द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू -2x। यूं तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, आप बड़ी आसानी से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन किसी खास पर्पस के तहत मैंने ये एग्जाम्पल कोट की है। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वो क्या पर्पस था। तो आप सिंपली देखें, अगर इस इक्वेशन को उसी तरह फिर हम लिख लें -2x इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करूं तो dy बाय dx क्या होगा जी, दिस वुड बी 2x एंड इसको अब आप वैल्यूज इसमें पुट कीजिए तो देखिए dy बाई dx की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू एक्स, सो दिस इज 0 इज इक्वल टू 0, आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली यू कैन सी फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। द सॉल्यूशन ऑफ एन nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स एन एसेंशियल आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन। अभी आप देखिए कि जो पिछली एग्जांपल की ना हमने, उसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी वॉज द सोल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू 2x। तो आप देखिए तो इसमें c जो है ना ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपीयर हो, इस सोल्यूशन को जनरल सोल्यूशन कहते हैं। दूसरी एग्जांपल में देखिए तो y इज इक्वल टू सी ई पावर एक्स प्लस डी ई पावर माइनस 3x इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो आप जरा यहां एक चीज गौर से देखिए, जो पहली एग्जांपल में इक्वेशन थी दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपीयर हुआ था। अब जो दूसरी एग्जांपल दी है उसके अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके सॉल्यूशन में आप देखें तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपीयर हुए हैं, सी और डी यहां आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अपीयर हुए। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अपीयर होते हैं। आपने ये बात अच्छी तरह समझ ली होगी कि जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके जनरल सॉल्यूशन में भी उतने ही कांस्टेंट्स अपीयर होते हैं। इस पे अभी फर्दर एक और टर्मिनोलॉजी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ये जो कांस्टेंट अपीयर हुए हैं ना इसके हवाले से, ये हम एक और डेफिनेशन के बाद ये बात सामने आएगी कि इसको हम फैमिली ऑफ पैरामीटर्स कहेंगे।
उस पर बाद में बात करते हैं। हम आगे मूव करते हैं जी। जनरल सॉल्यूशन के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ एन ओडी क्या होता है? देखिए अभी हमने जो लिखी थी इक्वेशन dy by dx 2x is equal to 2x, तो y is equal to x square plus c was the general solution for that differential equation, for this differential equation. अब अगर मैं c की जगह 2 रख दूं तो y is equal to x square plus 2b solution होगा किसका? dy by dx is equal to 2x differential equation का। तो लिहाजा इस सॉल्यूशन को कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट, वो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था उसकी किसी स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट जो सॉल्यूशन होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसीलिए आप डेफिनेशन को जरा देख लीजिए। तो एनी सॉल्यूशन obtained from the general solution by giving a particular numerical values to the arbitrary constants is called a specific or particular solution. ये specific solution होता है, particular corresponding to that fixed value। चूंकि अब C, पहले हमने कहा कि C arbitrary है, जब जनरल सोल्यूशन है तो C क्या है? आर्बिट्रेरी है। अब C की जब वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, C को हमने क्या वैल्यू दे दी? अब 2 दे दी, स्पेसिफिक कर दी है, पर्टिकुलर वैल्यू है। अब जो सोल्यूशन बना है दैट इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह अब आप दूसरी एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसमें y इज इक्वल टू e रेज़्ड पर x प्लस 3 इंटू e रेज़्ड पर माइनस 3x इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस 3y इज इक्वल टू 0 फॉर, अब C ये भी हमने जनरल सोल्यूशन पिछली स्लाइड में हमने इसका लिखा है। अब हमने C की जगह 1 और D की जगह 3 रखा है। अब वो जनरल सोल्यूशन क्या बन गया है? पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सोल्यूशन। नॉर्मली पर्टिकुलर सोल्यूशन ही बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। उम्मीद है आपको जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या होता है ये थोड़ा सा आपको शायद इतनी जल्दी बात समझ ना आए, ताहम मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये बात इजीली समझाई जा सके। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं क्या है। इस सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है जी? अ सॉल्यूशन which cannot be obtained from the general solution by giving numerical values to the arbitrary constant is called a singular solution। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अभी हमने कहा एक जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन कैसा होता है? जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अपीयर होते हैं। अगर हम उन कांस्टेंट्स के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दें, उस सॉल्यूशन के अंदर रख दें, तो वो क्या बन जाता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है। कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन ना किया जा सकता हो, यानी हम उसमें स्पेसिफिक वैल्यूज रखें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उनकी, तो हमें उसके नतीजे के तौर पे जो वो सॉल्यूशन ना हासिल हो सके, ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे कि वो उसका सिंगुलर सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ this differential equation. For c is equal to 2, y is equal to 2x plus 4 is a particular solution. Okay, अब ये जो solution है y is equal to minus x square over 4 is also a solution of this differential equation.
is also a solution of this differential equation. But this solution cannot be obtained from the general solution, which is y is equal to cx plus c square. आप गौर कीजिए, आप कोई भी c की वैल्यू रखें, कम से कम आपको x स्क्वायर तो मिल ही नहीं ना सकता, वाजे नजर आ रहा है। जो हमने सिंगुलर सोल्यूशन जिसको कह रहे हैं उसमें क्या है, x स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो जो जनरल सोल्यूशन है उसमें तो x स्क्वायर है ही कोई नहीं। तो इसका मतलब c की जो मर्जी वैल्यू रखते हैं, रखनी चूंकि c की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो नहीं रख सकते, तो वो तो उसके आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन है। वेल, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ताहम मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप ये जो सॉल्यूशन है इसको वेरीफाई कीजिए। ये जो हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये सिंगुलर सॉल्यूशन लिखा, आपने ये वेरीफाई करना है कि वाकयातन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, जो कि अभी मैं आपको ये बात सिखा चुका कि आप कैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन को वेरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। तो उम्मीद है कि आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकेंगे। ओके जी, मैंने थोड़ी देर पहले ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस की बात की थी आपके साथ। क्या होता है जी कि ये ऊपर तो जनरल नोटेशन लिखी है, उसमें मैं बाद में आता हूं, पहले मैं एग्जाम्पल के जरिए बात करता हूं। अभी हमने पढ़ा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन ये है। अब इसमें बच्चों कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर हुए हैं? एक। लिहाजा इसको कहते हैं वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। इसको क्या बोलते हैं? वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। इसी तरह अब दूसरी एग्जांपल में देखें, हमने ये एग्जांपल पहले कंसीडर की, y इज इक्वल टू सी ई पावर एक्स प्लस डी ई पावर माइनस एक्स जो है, ये क्या है जी? ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर हुए? दो। लिहाजा इसको कहते हैं टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द ओडी, जो भी इसमें लिखी। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इससे अब बात आपको आसानी से समझ आएगी कि डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स ए सेट जी ऑफ एक्स वाई कामा सी इज इक्वल टू 0। एक कांस्टेंट होगा ना तो उसको ऐसे ही आप रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ऑफ द सॉल्यूशंस कॉल्ड ए वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस व्हेन सॉल्विंग एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, अगर हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर हो तो वन पैरामीटर फैमिली, और वो उसका ऑर्डर क्या होगा इस इक्वेशन का? वो यकीनन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर होंगे और उसको कहेंगे जो सॉल्यूशन होगा टू पैरामीटर फैमिली। और अगर हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उस वक्त उसमें कितने कांस्टेंट अपीयर होंगे? n कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अपीयर होंगे। लिहाजा उसको कहेंगे कि वो n पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि ये फैमिलीज ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है। अच्छा, यहां से एक और बात नोट की सूरत में मैंने लिखी है यहां कि इसका मतलब ये हुआ, देखिए हम जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसमें c, फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल है, c की वैल्यू पुट कीजिए, फॉर एग्जांपल 1 वैल्यू पुट करें, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। 2 की वैल्यू पुट करें, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। 3 की वैल्यू पुट कीजिए, तीसरा आ गया।
हत्ता कि आप इन्फिनिट मैनी वैल्यूज पुट कीजिए तो आपको इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस हासिल होंगे। इसका मतलब यह हुआ किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यही नोट में लिखी हुई है बात। दिस मीन्स दैट ए सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन पोजेस an infinite number of solutions corresponding to the unlimited number of choices for the parameters। इसी तरह सेकंड ऑर्डर के लिए भी बात है और थर्ड वो हायर ऑर्डर्स में भी यही बात प्रिवेल करती है। ओके जी, अब हम बात करते हैं, ये एक ग्राफ है। ये जो फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस की बात की उसको हम एक ग्राफ की मदद से शो कर रहे हैं। ये जनाब देखें तो हमारे पास ये असल में सॉल्यूशन है। इसके लिए जो आपको ऊपर ग्राफ नजर आ रहे हैं ना, ये इस इक्वेशन के ग्राफ है। ठीक है जी। अब ये किसका सॉल्यूशन है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो अब इसमें आप देखें सी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए ना ये डिफरेंट ग्राफ्स बनाए गए। जब सी 0 है तो ये है जी, जब सी लेस देन 0 है तो ये है, एंड देन सी ग्रेटर देन 0 के लिए ये मुख्तलिफ ग्राफ्स बने हुए। तो ये एक फैमिलीज ऑफ सॉल्यूशन है। अब मैं आपके सामने एक खुद ग्राफ बनाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये किस तरह से हम ये जो फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस हैं उनका ग्राफ बना सकते हैं। सपोज मेरे पास ये जनरल सॉल्यूशन था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने कंसीडर की थी। तो इसका जनरल सॉल्यूशन, अब c की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो उसके लिए ये सॉल्यूशन क्या है? y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो दिस इज वेरी सिंपल फंक्शन। आप यकीनन जानते होंगे कि ये जो फंक्शन है इसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं और फिर इसका एक बहुत पर्टिकुलर ग्राफ भी है। तो आई होप कि आपको इसका नाम भी पता होगा और इसका ग्राफ भी पता होगा। तो नाम इसका क्या है जी? ये फंक्शन इसको क्या कहते हैं? पैराबोला। क्या कहते हैं जी? पैराबोला। तो आप जानते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है जी? तो अब ये जो ग्राफ होगा ये इस तरह का ग्राफ है, विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब अगर मैं c की वैल्यू 1 ले लूं तो इक्वेशन जो है हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपने कैलकुलस के कोर्स में यकीनन पढ़ा होगा कि ये जो वर्टिकल शिफ्ट कैसे होता है, वर्टिकली शिफ्ट कैसे होता है, फिर ग्राफ हॉरिजॉन्टली कैसे शिफ्ट होता है, और ये जो है इसके हवाले से और भी एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं। ताहम आप गौर कीजिए तो यहाँ चूंकि 1 ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है ये वर्टिकली इन द पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस ये ग्राफ शिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ 1 यूनिट, आप अज्यूम कीजिए कि ये 1 यूनिट अबव द ओरिजिन है। तो अब ग्राफ की शक्ल ये होगी। ओके, मैं अब देखता हूं जी कि अगर c सपोज मेरे पास -1 है तो अब ग्राफ कैसा होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जनरल सॉल्यूशन की शक्ल ये बन जाएगी। इसका मतलब है कि अब ग्राफ जो है वो कहां है? 1 यूनिट नीचे को है। तो इस तरह से हम ये फैमिली ऑफ जो सॉल्यूशन है इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब चूंकि प्लॉट्स की बात या ग्राफ्स की बात भी हुई तो मैं यहां चंद चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो इस हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। याद रखिए, ग्राफ्स जो हैं वो बहुत ही पावरफुल एक चीज है जो फौरी तौर पे आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशंस, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस किसी भी फिजिकल सिस्टम को यूजुअली रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अब इसका मतलब है कि जब हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं
तो वो जो सोल्यूशन है वो बेसिकली उस फिजिकल सिस्टम के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस दे रहा है या कुछ चेंजेस या व्हाटसोएवर आपने जो भी चीज निकाली है उसके बारे में वो बता रहा है। अब नॉर्मल वे यही है कि आप जब भी सोल्यूशन निकालते हैं तो आप ग्राफ जरूर प्लॉट करते हैं कि उससे क्या होता है, आप फौरी तौर पे उस सिस्टम में की जो भी प्रेडिक्शंस हैं ग्राफ के थ्रू फौरी तौर पे एनालाइज कर सकते हैं। कोई लंबी चौड़ी किसी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा हमने ये भी देखा, अभी जैसे हमने जब हमने सोल्यूशन ऑफ दी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की तो हमने वहां इंटरवल की बात की, उसे इंटरवल ऑफ डोमेन ऑफ द सोल्यूशन भी कहते हैं। तो ऐसे ही ये एज ए फंक्शन ही ट्रीट होता है। तो लिहाजा जैसे आपने कैलकुलस के अंदर डोमेन ऑफ दी फंक्शन फाइंड करना सीखा, इसी तरह ग्राफ ऑफ द फंक्शन फाइंड करना सीखा, तो बिल्कुल ऐसे ही अब जब आपके पास सॉल्यूशन आता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो आप उसकी डोमेन फाइंड कीजिए, वही उसकी इंटरवल की डेफिनेशन होगी कि वो इस इंटरवल में वैलिड है सॉल्यूशन या इस सॉल्यूशन की ये डोमेन है। फॉर एग्जांपल इसी सॉल्यूशन के हवाले से अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये भी हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो इसका जो है डोमेन क्या होगी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जैसे हम पहले हमने देखा। तो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत जल्दी और ब्रीफली फौरी तौर पे किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लिहाजा आप ये जो मैंने ग्राफ बना के सिखाया, इसका मतलब ये था कि आपको ये इसकी एक तो अहमियत पता चले और आपको पता चले कि हम ये ग्राफ कैसे करते हैं सॉल्यूशंस को। चूंकि ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो इसके लिए फिर क्या है जी कि आपने डिफरेंट ग्राफ्स बनाए। अगर अकेला ही सॉल्यूशन हो दैट वुड बी सर्टेनली ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसका ग्राफ करना यकीनन इजी है। अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ और वैल्यूज ऑफ m so that the function y is equal to e power mx is a solution of the given differential equation। तो हमने शो करना है कि y is equal to e raised power mx जो है that is the solution of this differential equation। आप गौर कीजिए तो यहां थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें इस फंक्शन के जिसे हमने सोल्यूशन शो करना है कि m की किन वैल्यूज के लिए सोल्यूशन है, 3 डेरिवेटिव लेने होंगे चूंकि ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम देखते हैं जी हमें क्या दिया है जी, हमें दिया है y इज इक्वल टू e पावर mx। तो y डैश क्या होगा जी, m e पावर mx। y डबल डैश क्या होगा, m स्क्वायर e पावर mx। y ट्रिपल डैश क्या होगा जी, y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू m क्यूब e पावर mx। उम्मीद है कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स को समझते हैं और आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब मैं अगर ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं, चूंकि देखिए तो आप उसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इन तीनों वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो हमें क्या मिलता है जी, हमें मिलता है जनाब m3 e पावर mx, देन 3 टाइम्स m स्क्वायर e पावर mx माइनस 4 टाइम्स y डैश की वैल्यू क्या है जी, m e पावर mx, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब इन सब में देखिए e पावर mx कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन ले लूं अगर, तो ये बनेगा m प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4m and this is e power mx।
this is equal to 0. This implies m cube plus 3m square minus 4m, this is equal to 0, because e power mx is never 0. So m cube plus 3m square minus 4m is 0. Now I can find the values of m. यहाँ से m square m common आ जाएगा. This would be m square plus 3m square m minus m 4. Minus 4, this is equal to 0, and this gives us m is equal to 0 and m square plus 3 m minus 4 is equal to 0, and this gives you, आप यकीनन इसके फैक्टर्स बना सकते हैं. तो क्या फैक्टर्स होंगे जी? These would be 4m minus m minus 4. This is equal to 0. ओके, अब आप इसमें से फैक्टर्स बना के ना, तो यहां से क्या वैल्यूज बनेंगी, हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू, चलिए इस तरफ मैं लिखता हूं, m हमें मिलेगा जनाब, मैं अब डायरेक्ट कर देता हूं जी, एक m की वैल्यू हमें मिलेगी 4 और एक मिलेगी 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि m की कौन सी वैल्यूज होंगी जी? टोटली हमारे पास m की एक वैल्यू आ गई 0, देन 1 एंड देन 4. इन तीन वैल्यूज के लिए ये जो फंक्शन है कौन सा, y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स, ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं. ये मैंने चंद एक्सरसाइजेस आपके लिए लिखी हैं, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद है जो प्रॉब्लम्स हमने कुछ सॉल्व किए हैं इनकी मदद से आप आसानी से ये काम कर सकेंगे. तो पहला जो प्रॉब्लम है, ये पहले जो प्रॉब्लम्स हैं इन सब में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और आपको कहा गया है कि आप ये जो गिवन सोल्यूशन है इसको वेरीफाई करें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. गोया आपने वेरीफाई करने हैं कि गिवन सोल्यूशंस आर द सोल्यूशंस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस. ये 4 प्रॉब्लम्स हैं. फिर दूसरे नंबर पे आपने ये जो वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है, सो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू x पावर m. मैंने e पावर m x के लिए किया, आपने x पावर m के लिए करना है. इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. और ये 2 प्रॉब्लम्स दिए हैं आपके लिए, एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 7xy डैश प्लस 15 इज इक्वल टू 0. तो उम्मीद है कि आप इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे. ओके जी, नेक्स्ट. अब हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात को मुकम्मल कर लिया है. मैं ब्रीफली दोबारा रिपीट करता हूं सारी बात ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया आज के लेक्चर में. तो सबसे पहले हमने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है. असल में ये एक फंक्शन होता है जिसको अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया जाए और वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस फंक्शन को हम कहते हैं वो सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का. इसके बाद हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा, ट्रिवियल सॉल्यूशन. ट्रिवियल सॉल्यूशन ये होता है कि अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो y इज इक्वल टू 0 उसका हमेशा सॉल्यूशन हुआ करता है. इसे ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं. फिर हमने जनरल सॉल्यूशन की बात की. तो ऐसा सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर हो उसको जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. अब उस कांस्टेंट के अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दी जाए उस जनरल सॉल्यूशन में तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है. फिर हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद सिंगुलर सॉल्यूशन की बात की. तो जनरल सॉल्यूशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर होते हैं. तो अगर हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन भी हो जो जनरल सॉल्यूशन से हासिल ना किया जा सके अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं. फिर हमने चंद एक प्रॉब्लम्स भी की और उसके बाद फिर हमने फैमिलीज ऑफ द सॉल्यूशन देखा कि बेसिकली
जब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर हो रहा हो तो हम कहते हैं जी कि वो सिंगल वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है। इसी तरह अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कांस्टेंट अपीयर हो रहे हैं तो हम कहते हैं जी कि ये टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस है। फिर हमने उनके ग्राफ्स भी देखे कि उसका ग्राफ का क्या मतलब है, और एक चीज हमने और पढ़ी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब जनाब हम एक नई बात कर रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो याद रखिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स यूजुअली किसी फिजिकल सिस्टम से आती हैं या फिजिकल सिस्टम से बनती हैं। पहले लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी कि किसी भी फिजिकल सिस्टम को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें या उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएं तो वो जो इक्वेशन है वो मैथमेटिकल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब उस फिजिकल सिस्टम की कुछ इनिशियल स्टेट होगी, वहीं उस सिस्टम से फिर वो इनिशियल कंडीशंस आती हैं। तो ऐसा सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके साथ कोई इनिशियल कंडीशन भी हो, इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। आपके सामने जो इक्वेशन लिखी है ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। याद रखिएगा जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतनी ही इनिशियल कंडीशंस होंगी, तब यानी वो सिस्टम कहते हैं ये सिस्टम क्लोज्ड है, या ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्लोज्ड है। अगर सिंगल हो तब ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि यानी वो बेसिकली क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से है और जो इनिशियल कंडीशन मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं तो वो कहेंगे वो क्लोज्ड है। तो याद रखना है कि जितना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए सिस्टम को या उस इक्वेशन को हमें उतनी इनिशियल कंडीशंस की जरूरत होती है। तो आप देखें यहां तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसी तरह nth इनिशियल कंडीशंस हैं। पहली इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब है कि y(x0) इज इक्वल टू y0, ये जो लिखा है इसका मतलब है जब x की वैल्यू x0 है उस वक्त y की वैल्यू y0 है, एंड सो ऑन। कि जब x की वैल्यू x0 है, y डैश की वैल्यू y1 है। हम अज्यूम कर रहे हैं अभी। अब हम ये तो मैंने जर्नल फॉर्म में लिखा है, अब हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं। तो यहां आप देखें ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, चूंकि इसका ऑर्डर 1 है लिहाजा इसके लिए एक ही इनिशियल कंडीशन काफी है। फिर इसी तरह ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसके लिए दो कंडीशंस हैं। दीज आर द इनिशियल कंडीशन कि जब x0 उस x की वैल्यू x0 है उस वक्त y की वैल्यू y0 है, और जब x की वैल्यू x0 है y डैश की वैल्यू उस वक्त y1 है। अपनी बात को बेहतर करने के लिए आपकी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हमने जब स्टार्ट किया कल का लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर था, तो उसमें फर्स्ट लेक्चर गोया उसमें क्या हुआ जी कि मैंने एक मॉडल डिस्कस किया आपके साथ। कौन सा जी? बायोलॉजिकल मॉडल, जिसमें हमने कहा जी बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, किसी कोई बायोलॉजिकल फिनोमेना है, सिस्टम है, उसमें अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है तो हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये बात कर चुके, dN/dt दिस इज इक्वल टू k टाइम्स m, और साथ फिर हमने लिखा कि
n इज एट टी नॉट इज इक्वल टू n नॉट। अब आप गौर कीजिए, तो पहली जो आपके सामने ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये साथ उसके इनिशियल कंडीशन है। आप जरा इस बायोलॉजिकल मॉडल को भी देखिए, तो क्या है, सेम है बिल्कुल। अब यहां क्या है, यहां देखें, अब ये जो इनिशियल कंडीशन आ रही है वो बायोलॉजिकल जो सिस्टम है खुद से उससे आ रही है। हम असल में कहना ये चाह रहे हैं कि जब टी नॉट या इनिशियल टाइम मुराद है, टी से यह मुराद क्या है, टाइम है, और टी नॉट से मुराद इनिशियल टाइम है। तो हम कहना चाह रहे हैं जी कि जब टाइम टी नॉट है यानी इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ या एट एनी सर्टेन टाइम या स्टार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, जो भी वो सिस्टम है बायोलॉजिकल, उसके शुरू में जो बैक्टीरिया की तादाद है वो n नॉट है। यहां याद रहे कि n किसको शो कर रहा है, बैक्टीरिया की नंबर ऑफ बैक्टीरिया की तादाद को शो कर रहा है। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको यकीनन हम डिस्कस करेंगे और ये बाकायदा से आपके कोर्स का हिस्सा है। इसकी मदद से हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे और चीजें आती रहेंगी। तो देखें, कहने का मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम था इनिशियल कंडीशन उससे खुद प्रोवाइड की है। तो जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो कहां से आ रही होती हैं, बेसिकली वो किसी फिजिकल सिस्टम से जनरेट होती हैं। तो जो इनिशियल कंडीशंस भी हैं वो भी किसी फिजिकल सिस्टम से आ रही होती हैं। तो हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और मैंने एक एग्जांपल के जरिए इसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। उम्मीद है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अब हमने अभी पढ़ा कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हमने ये अब किया कि उसके कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इंटरवल आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस बताया गया, इस इंटरवल के अंदर ये डिफरेंट कर्व्स जो हैं ये सॉल्यूशंस शो कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, याद रखिएगा, उसके नतीजे के तौर पे जो सॉल्यूशन आया करता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, सिंगल सॉल्यूशन लाजमी नहीं है। अभी हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं एक्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस थ्योरम की शक्ल में। ताहम हमारा जो हम वी सीक फॉर ए सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन which passes through the point x naught y naught। ये पॉइंट कहां से आ रहा है, वो जो हमने अभी बात की थी ना कि हम कह रहे थे जी कि ये इनिशियल कंडीशंस हैं, क्या थी जी हमारे जनरल सिस्टम के लिए, वो थी x naught is equal to y naught। तो बेसिकली ये एक पॉइंट जनरेट कर रहा है ना। तो हम असल में जब कह रहे हैं ना कि वो ग्राफ उस पॉइंट में से गुजरे, इट मींस कि वो जो सॉल्यूशन है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करे, या ये पॉइंट जब हम सॉल्यूशन में पुट करें तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या ये कहना चाहिए कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो इनिशियल कंडीशन उसको सेटिस्फाई करे। तो ये ग्राफिकल यानी ग्राफ की मदद से भी ये बात आपको बताई जा रही है कि जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी तो उस वक्त हमें इसका क्या मतलब है कि हम एक्चुअली एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं कि कम से कम एक सॉल्यूशन ऐसा जरूर हो जो उस पॉइंट में से या उस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। अब हम देखते हैं जी, अब नेचुरल एक क्वेश्चन है कि क्या हर सिस्टम या जो भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात यह है कि क्या वो यूनिक होता है। तो इसके लिए जवाब यह है, ये जो नीचे दिया गया थ्योरम है ये आपकी सूरत में इस सिलसिले में हेल्प करता है।
ये थ्योरम क्या कहता है? इसे कहते हैं जी एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कहना चाह रहे हैं जी? मैं थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ता हूं, फिर इस पे हम तफसील से बात करते हैं। स्टेटमेंट ये है जी, लेट आर बी द रेक्टेंगुलर रीजन इन द एक्स वाई प्लेन defined by a is less or equal to x is less or equal to b and c is less or equal to y is less or equal to d। आप ये चीज जो है ना, आप ये देखें, ये जो अभी मैंने बात बताई ये आप यहां भी देख सकते हैं। दिस इज योर वेरिएशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वेरिएशन अलॉन्ग, ये जो सी और डी की बात कर रहे हैं और ए और बी की बात कर रहे हैं। तो दिस कंस्ट्रक्ट दिस रेक्टेंगुलर रीजन। Let R be a rectangular region in xy plane defined by this that contains the point। अब वो जो पॉइंट जिसको इनिशियल, बेसिकली ये इनिशियल कंडीशन है, इन इट्स इंटीरियर, कि यानी ये जो इनिशियल कंडीशन या ये पॉइंट जो है उसके अंदर है। अब अगली वो कंडीशन बता रहे, इफ एफ एक्स वाई एंड पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, एफ एक्स वाई क्या आपने देखा कि जब हमने डिफरेंशियल इनिशियल कंडीशन वो लिखा ना, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को लिखा, तो उसको लिखा हमने इस शक्ल में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक, तो अब इस एफ एक्स यानी ये जो फंक्शन है, जो राइट साइड पे जो कुछ है वो, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये दोनों कंटिन्यूअस हों कहां, इस रेक्टेंगुलर रीजन में अगर, तो देन देयर एग्जिस्ट सम इंटरवल, फिर यकीनन एक इसके अंदर इंटरवल, ये देखिए ये इंटरवल है ये वाला, ये यहां से यहां तक, आई नॉट इसको मेंशन भी किया गया है, आई नॉट कंटेन्ड इन ए बी, ए बी के अंदर है ना ये, and a unique function y of x defined on I naught, that is the solution of the initial value problem। तो हमने एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस का थ्योरम कर लिया। ये थ्योरम एक्चुअली वो कंडीशन बता रहा है कि जिसके तहत आपका सॉल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट भी करता है और यूनिक होता है। वो क्या है, मेनली दो बातें हैं उसमें, कि वो जो फंक्शन एफ एक्स वाई है वो कंटिन्यूअस भी हो और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कंटिन्यूअस हो विद इन द रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, फिर यकीनन एक इंटरवल ऐसा होगा आई नॉट जिसके अंदर सॉल्यूशन वाई एक्स एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी होगा। ओके जना, वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क अबाउट दिस थ्योरम, द कंडीशंस in theorem 1.2.1 are sufficient but not necessary। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एफ एक्स वाई और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई आर कंटिन्यूअस ऑन ए रेक्टेंगुलर रीजन। इट मस्ट ऑलवेज फॉलो दैट अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट and is unique whenever x naught y naught is a point interior to R। यानी ये तो दो बातें थी कि एफ एक्स और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, ये जो थ्योरम है उसकी कंडीशंस में ये हाइपोथेसिस है, एक तो ये कंटिन्यूस हो और ये जो एक्स नॉट वाई नॉट है ये इंटीरियर पॉइंट हो उस रीजन आर का। लेकिन याद रहे ये जो अगला पार्ट है ये बता रहा है कि हाउएवर इफ द कंडीशन स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस ऑफ थ्योरम 1.2.1 do not hold, then anything could happen। क्या मतलब, the problem may still have solution and this solution may be unique or may have several solutions or it may have no solution at all। मतलब क्या है कि अगर वो हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो फिर तो डेफिनेटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी होगा। लेकिन अगर ये हाइपोथेसिस
सेटिस्फाई नहीं होते किसी फंक्शनल के, जरूरी नहीं, फिर अब ये नहीं है कि वो उसका सोल्यूशन, अब तीन बातें, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और यूनिक भी हो सकता है, मे और मे नॉट, एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, यूनिक हो भी सकता है और नहीं भी, हत्ता कि ये बात भी हो सकती है कि वो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, और ये भी हो सकता है सेवरल सॉल्यूशंस हो। तो यकीनन आप इस रिमार्क को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये भी आपको पता चल चुका हो। ओके, इस वक्त मैंने आपके सामने एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लिखी है। तो हमने ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू c1 e रेज पर x प्लस c2 e रेज पर माइनस x, इसका जनरल सॉल्यूशन है। साथ इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं जी, y0 इज इक्वल टू 1 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 2। ये कहता है जी कि आप इसका इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन निकालें। याद रखें, जब भी आपको सॉल्यूशन निकालेंगे पहले जनरल सॉल्यूशन आता है कि अब देखें जनरल सॉल्यूशन आता है, इससे क्या मुराद है कि जो मैंने सॉल्यूशन ये इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू c1 e रेज पर x प्लस c2 e रेज पर माइनस x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो हम अब ऐसा सॉल्यूशन चाह रहे हैं जो इन इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। असल में करना ये होता है कि आप ये जो इनिशियल कंडीशंस हैं इनको इस सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें कितने कांस्टेंट्स अपीयर हुए हैं? 2। तो we have to actually determine these two arbitrary constants. अब उन दो कांस्टेंट्स को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशन होती ना तो फिर ऐसा हम नहीं कर सकते थे कि हम उन दोनों कांस्टेंट्स को डिटरमिन करें। तो मैं असल में आपको यहां सिखाना ये चाह रहा हूं कि इनिशियल कंडीशंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं या इसकी मदद से आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को कैसे डिटरमिन करते हैं। तो जनाब देखते हैं ये काम कैसे होता है। देखिए हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, y0 इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है जो जनरल सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू c1 e रेज पर x प्लस c2 e रेज पर माइनस x, हम इसमें x की जगह क्या रखेंगे 0 और y की जगह क्या रखेंगे 1। तो देखें इसका मतलब है दिस इंप्लाइज, चलें इसे मैं ना आसानी के लिए 1 कह लेता हूं, इसको बल्कि 1 कहते हैं हम, इसको 2 कह लेते हैं और चलें इसको ऐसे ही रखते हैं। तो ये है जी y0 1 इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है जी, y की जगह मैंने 1 रख दिया है, 1 इंप्लाइज। क्या हुआ जी, c1 e रेज टू पावर 0 प्लस c2 e रेज पर 0। मैंने x की जगह 0 रख दिया और y की जगह 1 रख दिया। तो दिस इंप्लाइज c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1। इसे नंबर हम कोई दे लेते हैं सपोज 1। ओके, अब हम क्या करते हैं जनाब, y देखिए अब हुआ ये है कि ये जो इनिशियल कंडीशंस है इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यानी ये डेरिवेटिव पे कंडीशन दी गई है। तो इसका मतलब है हमें सॉल्यूशन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर हम ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to x, this implies क्या होगा जी डेरिवेटिव, होपफुली आप बड़े आसानी से इसे कर सकेंगे। वो इत्तेफाक की बात है कि ऑलमोस्ट यही होगा डेरिवेटिव। e रेज़ पर x का डेरिवेटिव क्या था, e रेज़ पर x, और इसी तरह से माइनस c2 e रेज़ टू पावर माइनस x। अब मैं इसमें क्या करता हूं कंडीशन पर, तो y2 rather y dash 0 is equal to 2 implies, क्या इम्प्लाई करता है जी कि अब हम y की जगह क्या पुट करते हैं 2, और जब y डैश की जगह 2 पुट किया और c1
e रेज टू पावर यानी x के 0 करेंगे तो e रेज पावर 0 क्या होगा 1, सो दिस इज c1 and minus c2. This implies c1 minus c2 is equal to 2. तो अगले पेज पे चलते हैं जी। हम यहां पे चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, आगे मैं इसे दोबारा कर रहा हूं। तो हम इसे यही ऊपर सॉल्व करते हैं जी। ये दो इक्वेशंस आ गई और दो अननोन हैं। मैं इन्हें सॉल्व करूं अगर तो आसानी से मैं c1 और c2 की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं। तो देखिए इनको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, c2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा c1 वुड बी इक्वल टू क्या आएगा जी 3/2। ओके, और इसी तरह c2 इसमें पुट कर लीजिए तो c2 की वैल्यू क्या होगी जी, दिस इंप्लाइज 3/2 प्लस c2। पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, इस वाली में इसमें पुट करते हैं तो c2 की वैल्यू क्या आती है जी 1 माइनस 3/2, सो दिस इज इक्वल टू -1/2। तो इसका मतलब है हमने डिटरमिन कर लिए दोनों कांस्टेंट। तो सो फाइनल सोल्यूशन हमारा क्या हो गया। अब यहां आप जो सोल्यूशन है कौन सा, y इज इक्वल टू c1 e रेज पर x प्लस c2 e रेज पर माइनस x, इसमें ये दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल दीजिए। दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम विच सेटिस्फाइज दीज इनिशियल कंडीशंस। फाइनली मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आप c1 c2 की वैल्यूज जनरल सोल्यूशन में डाल देंगे तो उससे जो सोल्यूशन हासिल होगा वो एक्चुअली सोल्यूशन होगा ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम विच सेटिस्फाई द गिवन इनिशियल कंडीशंस। तो हमने अभी जो सीखा वो क्या था कि हम कैसे इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करते हैं और उसे जनरल सॉल्यूशन की मदद से हम कैसे वो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जो इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात एक मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमने सॉल्यूशन के बारे में बात की है। सॉल्यूशन होता क्या है, फिर आगे उसकी टाइप्स पे बात की। ये सॉल्यूशन करते कैसे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस बारे में भी हमने बात नहीं की। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आप इंटीग्रेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। अब जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो तीसरा लेक्चर होगा, उसके अंदर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा और हम उस लेक्चर में मेथड्स सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम आज के लेक्चर की समरी डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके इंटरवल ऑफ द सॉल्यूशन से क्या मुराद है, फिर हमने देखा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, फिर फैमिलीज ऑफ सॉल्यूशन पे भी बात की। फिर हमने देखा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हमने देखा जी कि ये किसी फिजिकल सिस्टम से आ रही होती हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू लर्न how to solve the initial value problems, how to construct the initial values from any mathematical model or for any system. इसी तरह से हमने फिर क्या पढ़ा जी, existence and uniqueness theorem। अब याद रहे कि ये जो existence and uniqueness theorem होता है ना, ये initial value problems के लिए है। existence and uniqueness theorem क्या है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए है। एक चीज और मैं आखिर में कहना चाहूंगा कि ये आपने जो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम पढ़ा, इसको जरा बुक से भी प्लीज पढ़िएगा। उस
थ्योरम के बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस की गई हैं। आप उन एग्जाम्पल्स को पढ़िए, आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि ये एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम में क्या कहा गया है और इसका क्या पर्पस था, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, या इसका फ़ायदा क्या है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।